अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट पोजीशन को, कि प्रोडक्ट पोजीशन है क्या और हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग की डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रोडक्ट पोजीशन इज द वे अ प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय कंज्यूमर्स ऑन इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स या the place the product occupies in consumers' mind relative to competing products। एक मार्केटर्स है जिसका कहना ये है कि प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज बट ब्रांड्स हैपन्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो बेसिकली जब आपने इस माइंड को कंज्यूमर के इस ब्रांड को कंज्यूमर के माइंड के अंदर एग्जिस्ट कराना है या उसकी प्लेस बनानी है, तब आप कहते हैं कि हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा किसी एक एट्रीब्यूट की बेस पे या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे होते हैं। कस्टमर के माइंड में ये चीज़ बन चुकी होती है कि अगर कॉलगेट का नाम लिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो टूथपेस्ट है। ठीक है, और ऐसी टूथपेस्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर सेल हो रही है। ठीक है, अगर मैकडोनल्ड का नाम लिया जाएगा उसके सामने तो उसको पता है कि उसके माइंड में जो पोजीशन मैकडोनल्ड की हुई है वो एक अच्छे फास्ट फूड रेस्टोरेंट की हुई है। ठीक है, अगर पेप्सी का नाम लिया जाएगा तो वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक के नाम से उसके माइंड के अंदर उसकी पोजीशन हुई हुई है। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग बेसिकली आप अपने ब्रांड इमेज को कंज्यूमर के माइंड में बनाने के लिए करते हैं या फिर उस ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं कि इस नाम से ये ब्रांड इतना पॉपुलर हो और इतना सक्सेसफुल हो कि कस्टमर के माइंड में जब भी कुछ फास्ट फूड के अकॉर्डिंग कोई नाम आए तो हो सकता है उसके माइंड में मैकडोनल्ड आ जाए या केएफसी आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। ठीक है, तो ये ब्रांड पोजीशनिंग है। तो इसको आगे देखते हैं कि ब्रांड पोजीशनिंग के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पे आप एक सक्सेसफुल ब्रांड पोजीशनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस टू बिल्ड अ पोजीशन। आपके पास जितने भी पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस हो सकते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे हमारे पास हमारी प्रोडक्ट के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट है और उस डिफरेंस की बेसिस पे आप ब्रांड पोजीशनिंग बिल्ड कर रहे हैं। सेकंड है जी चूजिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेजेस, यानी आपने जब भी कोई अपना कंपेटिटिव एडवांटेज या डिफरेंशिएशन अपनी प्रोडक्ट की चूज करनी है वो बड़ा केयरफुली आपने चूज करनी है। वो राइट कंपेटिटिव एडवांटेज चूज करना है आपने। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप समझ रहे हो कि ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है या ये हमारी डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट की, लेकिन उसके साथ की और भी प्रोडक्ट्स या उस एट्रीब्यूट के साथ और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद है सिलेक्टिंग एंड ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। देखें यहाँ पर सबसे ऊपर हमने बात की थी चूजिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेजेस और उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं सिलेक्टिंग एंड ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। यानी ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, आप किस बेसिस पे उसको पोजीशन कर रहे हैं। आप ब्रांड इमेज के तौर पे उसको जो है पोजीशन कर रहे हैं या फिर उसके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसको जनरलाइज कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम आईफोन की बात करते हैं तो उसकी जो ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है वो है iOS। वो कहता है कि मैं एंड्रॉयड कभी फ़ोन बनाता ही नहीं और ना हम एंड्रॉयड के साथ किसी तरह का कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसा एप्लीकेशन हम यूज़ नहीं करते जो कि एंड्रॉयड से सिमिलर हो। हमारा अपना सॉफ्टवेयर है और हम उसके ऊपर चलते हैं। तो ये उसकी ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है जो उसको बाकी ब्रांड से अलग करती है। बाकी उसके अलावा उसकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज और भी हैं। वो कहता है कि मेरे फ़ोन्स हाई स्पीड्स हैं, उसके अलावा ज़्यादा कोर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। तो खैर वो और भी हैं, लेकिन जब ओवरऑल उसकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो iOS यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द चूजन पोजीशन टू द मार्केट।
जो पोजीशन डिफरेंशिएशन आपने बनाई है अपनी प्रोडक्ट की, आपकी प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए उसको मार्केट में कम्युनिकेट करें और डिलीवर करें, ताकि कंज्यूमर को आप बता सकें कि ये चीज़ हमारी जो है, ये हमारा कंपेटिटिव एज है, ये डिफरेंशिएशन है हमारी, जिसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है अपने कंपेटिटिव ब्रांड से। तो ये बेसिकली 4 करेक्टरिस्टिक्स या 4 आप यूँ कह लें कि एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आपने केयरफुली इवैल्यूएट करना होता है ड्यूरिंग द ब्रांड पोजीशनिंग। उसके बाद हम कंपेटिटिव एडवांटेज की बात कर रहे थे बार बार, तो हम कंपेटिटिव एडवांटेज की भी यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दी हुई है, जिसको जो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। Competitive advantage is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value, either through low prices or by providing more benefits that justify higher prices. यानी आप जो डिफरेंशिएशन अपनी बता रहे हैं, आप कस्टमर को कहते हैं कि देखें जी हमारी डिफरेंशिएशन पॉलिसी ये है कि हम प्रोडक्ट तो सिमिलर दे रहे हैं लेकिन प्राइसेस हमारी लो हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं तो फिर आप कस्टमर को ये भी बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपेटिटिव एडवांटेज के देखें ये हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ज़रूर ज़्यादा है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है अपने कंपेटिटिव ब्रांड से। तो ये बेसिकली आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास इसके बाद डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। अभी हम पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे कि पोजीशनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी कंसिडरेशंस हैं जो हमें एज ए मार्केटर माइंड में रखनी होती हैं। तो अभी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन है क्या बेसिकली, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ पॉसिबल competitive advantages to differentiate along the line of competitive products भी कह सकते हैं। अच्छा जी, वो कौन से एडवांटेजेस हैं जिनकी बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या वो कंपेटिटिव एडवांटेजेस आप किन टर्म्स में जो है गेन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 5 टर्म्स हैं या 5 आप यूँ कह लें कि स्ट्रेटजीज हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट इटसेल्फ है कि आप प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाएं, या प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो, या प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐसे हों जो कि बाकी कंपेटिटर से उसको डिफरेंट करें। उसके बाद आपकी सर्विसेज हैं। सर्विसेज प्रोडक्ट सेल करने के बाद की सर्विसेज भी हो सकती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट भी सर्विसेज हो सकती हैं, जिस तरह कुछ आईटी फर्म है, अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर बना के देती है, या आपके लिए कोई रिसर्च फर्म है वो आपके लिए रिसर्च कर रही होती है और उसके बाद भी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, असिस्ट कर रही होती है, तो वो उसकी सर्विसेज कंसीडर होगी। उसके अलावा सर्विसेज इटसेल्फ भी हैं कि अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपकी सर्विसेज डिफरेंट होनी चाहिए। उसमें कुछ सर्विसेज में कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जिनकी बेसिस पे आप ये कह सकें कि ये हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है। उसके बाद आपके चैनल्स हैं। चैनल से मुराद ये है कि आपके इंटरमीडिएटरीज हो सकते हैं, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके होलसेलर्स हो सकते हैं, कि आप कौन से चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, और रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश करने तक कौन से चैनल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी चैनल्स आपकी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेके एंड यूज़र तक पहुंचाने में जो यूज़ होते हैं, वो कितने डिफरेंट हैं, ये कितने कॉम्पिटेंट हैं, या कितने आप यूँ कह लें कि इफेक्टिव हैं अगेंस्ट द कंपेटिटिव प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास है जी पीपल। पीपल बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो की फैक्टर होता है आपका कंपेटिटिव एज को गेन करने के लिए। अगर आपके पास लोग अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, इनोवेशन को पसंद करने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इन टर्म्स ऑफ पीपल भी कंपेटिटिव एडवांटेज है। उसके बाद है जी इमेज। आपके ब्रांड का इमेज ऑलरेडी कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, आपके ब्रांड के इमेज को कस्टमर किस तरह से देखता है। अगर आपके ब्रांड का इमेज पॉजिटिव है कस्टमर के माइंड में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डॉलेंस की पहले एग्जांपल दी थी कि अगर डॉलेंस के फ्रिज का
इमेज पॉजिटिव है, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी उसके लिए पॉजिटिव है, और ओवरऑल लोगों से भी उसने सुना है कि डॉलेंस के फ्रिज बड़े अच्छे होते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी उसका पॉजिटिव है, तो हो सकता है वो डॉलेंस का माइक्रोवेव भी खरीद ले, हो सकता है वो डॉलेंस का एयरकॉन भी खरीद ले। तो आपका इमेज भी आपका कंपेटिटिव एज होता है। अगर आपके बारे में लोग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रखते हैं आपके ब्रांड के बारे में, तो वो हो सकता है आपकी वो आने वाली प्रोडक्ट्स को भी फिर बाय करेंगे। तो ये है जी आपकी डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज और उसकी कुछ टाइप्स, और वो आप यूँ कह लें कि वो एट्रीब्यूट्स जिनकी बेसिस पे आप अपनी पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है या आज का जो टॉपिक है वो क्लोज होता है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।